अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम व्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल सरवर्दी। हमारे आज के मौज़ूआत पे हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। 3 साल पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ में एक बड़ी मुद्दत समझी जाती है। बहुत से वज़ीर आज़म जिन पर यह कहा जाता है कि उनका इक़्तिदार बहुत तवील था, उनको भी 3 साल बमुश्किल ही मिले। आमराना दौर तो 3 साल से बहुत ज़्यादा रहे, लेकिन जमहूरी अदवार में वज़ीर आज़म के लिए 3 साल की मुद्दत पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ में एक बड़ी मुद्दत समझी जाती है। मौजूदा हुकूमत की 3 साल की क्या कारकर्दगी है, क्योंकि कारकर्दगी हुकूमत को बताने की ज़रूरत नहीं होती, लोगों को ख़ुद समझ होती है, और जो कारकर्दगी आवाज़ खल्क हो वही हकीकी कारकर्दगी है। बताने वाली कारकर्दगी कोई कारकर्दगी नहीं होती। हम इस पर आज अपने तज्जिया निगारों से बात करेंगे। हम तालिबान के बदले अंदाज पर भी बात करेंगे। उन्होंने वहाँ गुलबदीन हिकमतयार से बात की है, अब्दुल्ला से बात की है, हामिद करज़ई से बात की है। अशरफ गनी जो हैं वो UAE में पहुँच गए हैं। एक मुल्क है जो बग़ैर किसी हक़ के, बग़ैर किसी निज़ाम के पिछले चंद दिनों से चल रहा है, और वहाँ ऐसा लगता है कि तालिबान के पास कोई फौरी रोड मैप नहीं था कि वो क्या करेंगे। लाहौर में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है खातून के साथ ग्रेटर इकबाल पार्क में, वो भी आज का मौजू होगा। लेकिन शुरू कर हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी से मेरे साथ मौजूद होंगे नासिर बेग चुगताई साहब, अतहर कादमी साहब, डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब, खालिद जमील साहब और नसीम सिद्दीकी साहब। मैं सबसे पहले नासिर बेग चुगताई साहब के पास जाऊँगा। नासिर बेग चुगताई साहब, जैसे कि मैंने अपने इब्तिदाइये में भी कहा कि किसी भी वज़ीर आज़म के लिए पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ में 3 साल एक बड़ी मुद्दत है, और बहुत से वज़ीर आज़म को, बेनज़ीर भुट्टो को 3 साल नहीं मिले हैं, नवाज़ शरीफ साहब को भी दूसरी दफ़ा बमुश्किल मिले हैं, पहले 2 दफ़ा नहीं मिले हैं। आप इन 3 सालों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बड़ा मिक्स अचार टाइप की चीज़ है ये। 3 साल जो गुजरे, पहले जो 2 साल गुजरे वो इंतहाई मायूस कुन थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे वो, अवाम के लिए, मुल्क के लिए, रियासत के लिए, तीनों के लिए। उसमें हर तरह की नाकामियाँ थी। सबसे बड़ी नाकामी तो ये थी कि जो अब तक है कि PTI अपने वादों के बरक्स अपनी रिफॉर्म्स को लेकर नहीं आ पाई। अपनी रिफॉर्म्स को वो ना लाई और ना इम्प्लीमेंट कर पाई। अभी भी इंतखाबी मशीन का मसला चल रहा है, अरबी निसाब का मसला चल रहा है, अभी भी ये चल रहा है कि अवाम को रोज़गार किस तरह फराहम किया जाए, महंगाई किस तरह कम की जाए। सबसे बड़ा मसला जो है वो, अगर आप मनफी उस पर देखें तो महंगाई, बेरोज़गारी और अवाम की क़ुव्वत ख़रीद, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बराह रास्त अवाम को मुतासिर करती हैं, हिट करती हैं। अब जब बेरोज़गारी होगी तो ज़ाहिर है जिसके पास क़ुव्वत ख़रीद थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। फिर आप बताते ये हैं मुझे कि अब मेरा पेट्रोल बाकी दुनिया के पेट्रोल से बहुत सस्ता है, लेकिन वहाँ की क़ुव्वत ख़रीद देख लें आप, उनकी क़ुव्वत ख़रीद क्या है। हिंदुस्तान के 25,000 रुपये मेरे कितने बनते हैं ये भी देख लीजिएगा। तो बहुत से मसाइल हैं जिनका सामना है, लेकिन कुछ मुकामात पे, कुछ जगहों पर इन्होंने अपने आप को बेहतर किया है, और बेहतर इसलिए किया है कि इन्होंने अपनी ज़िद छोड़ी है, अपनी हठधर्मी छोड़ी है, जो ये थी कि नहीं जी हम सब्सिडी नहीं देंगे, हम लोगों को कर्जे नहीं देंगे, हम लोगों को रियासत के पैसे पे नहीं पालेंगे। लेकिन वो अब तब्दील किया गया। पीपल्स पार्टी का पहला वज़ीर आया, वो नाकाम इसलिए हुआ कि आपने उसको फ्री हैंड नहीं दिया था। दूसरा आया वज़ीर ख़जाना, उसने सब्सिडी भी दी, उसने बैंक लोन भी दिए, उसने लीज पे गाड़ियाँ भी दी, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने एक बुनियाद बनाने की कोशिश की, माशी बुनियाद। रुपया स्टेबल होता है कभी और फिर एकदम गिर जाता है। अभी तक फ्लक्चुएट कर रुपया, रुपये का कोई अंदाज़ नहीं हो पा रहा है। स्टॉक की पोजीशन ये है कि स्टॉक अभी तक 5 साल पहले की स्टेज पे नहीं पहुंच पाया है, जाता है अभी वापस आता है। तो मुझे लगता है ये कि आने वाले साल में ये कुछ और सरमायादाराना पॉलिसियाँ लाएंगे, अवाम को मज़ीद सब्सिडी देंगे, और वो जो पुराना स्टाइल है हुकूमत का वो वापस लेकर आ रहे हैं और ले आएंगे। और मेरा ख्याल है कि शायद इंतखाबी बजट होगा आपके से, या ये इंतखाबी साल होगा। बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब। अतहर कादमी साहब, आपके पास आऊँगा। नासिर बेग चुगताई साहब ने तो एक चार्जशीट पेश की है। उन्होंने कहा है कि महंगाई भी की है, माशी पॉलिसियाँ भी दुरुस्त नहीं रही हैं, मिक्स अचार सी ये हुकूमत की कारकर्दगी है, कहीं खट्टी है कहीं मीठी है। 2 साल तो तबाहकुन रहे, और ये आखिरी साल में U-टर्न लिया है, माशी सब्सिडी लोगों को में पैसे बांटने शुरू किए हैं।
तो कुछ हुआ है? ऐसा लगता है कि पहले 2 साल ये हुकूमत के पास भी कोई रोड मैप नहीं था और तीसरे साल नून लीग वाली पॉलिसियां लेकर ये फिर दोबारा चलना शुरू हुई। देखिए, चुगताई साहब ने जो बातें की हैं उसमें बातें बहुत हद तक बिल्कुल ठीक है, महंगाई हो जाए, बहुत सारे इश्यूज़ हैं और बिल्कुल उन्होंने राइटली उसकी तरफ पॉइंट किया। लेकिन हुकूमत की अगर आप कारकर्दगी को देखें तो इस हुकूमत के अगर आप देखें इसने शुरू कहाँ से किया। जिस वक्त इनको हुकूमत मिली उस वक्त क्या हालात थे, उसके बाद कोरोना की वजह से आलमी सतह पे क्या हालात हुए और फिर इस हुकूमत ने अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट किया और किस तरह चीज़ों को टैकल किया। अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हमने देखी हैं। देखिए, कुछ तो रवायती चीज़ें होती हैं जो हर हुकूमत करती है, चाहे वो आपकी माहौलियाती आलूदगी हो या दीगर ऐसे मसाइल हों, जिस तरीके से या टूरिज़म का मसला हो, जिस तरीके से इन चीज़ों को हुकूमत ने एजेंडे पे ये लेके आई, ये चीज़ें पहले कभी भी एजेंडे पे नहीं थी। उसके बाद आप मौशी उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर तनकीद भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जो करंट अकाउंट आपका डेफिसिट था जब ये हुकूमत आई वो 20 या 22 बिलियन डॉलर था, फिर वो एक दफ़ा सरप्लस पे भी आ गया। उसके अलावा आपकी जो बरतानिया हो जाए या जो दीगर आपके ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ आपके ताल्लुकात थे, उनमें वहाँ से आपके जो आते थे, जिसको आप कह सकते हैं रेमिटेंसेस आते थे, या फिर यहाँ से जो आपकी तजारत होती थी, आपकी बरामदात होती थी, उनमें गैर मामूली इजाफा हुआ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस हुकूमत की जो बहुत बेहतर हैं माजी की हुकूमतों से। दूसरी बात इसमें चीज़ क्या है जो ये इस हुकूमत की कारकर्दगी दूसरी हुकूमतों से मुख्तलिफ रही कि देखें, जब से ये हुकूमत आई है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कितनी दफ़ा बरतानिया गए हैं, कितने उन्होंने निजी दौरे किए हैं किसी मुल्क के। तो जो हुक्मरान होते हैं उनकी जो कोशिश होती है, उनकी जो एफर्ट होती है, वो भी आपको मद्देनज़र रखनी पड़ती है और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ आती हैं। तो मेरे ख्याल में इस हुकूमत की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो पिछली हुकूमतों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और प्रॉब्लम ये है कि इसी माशरे के अंदर और इसी इकनॉमिक सेटअप के अंदर उन्होंने चलाना है ना। अब ये तो नहीं होगा कि कोई नया वो कोई इकनॉमिक निज़ाम लेके आ जाएंगे, उसी तरीके से कहीं पे सब्सिडी दी जाएगी, कहीं पे सब्सिडी वापस ली जाएगी। आप किसानों को देख लें, अब किसानों के इत्तेहाद की जो तंजीम ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि आज तक किसी हुकूमत ने हमें इस तरह की सहूलतें नहीं दी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो मेरे ख्याल में कारकर्दगी इतनी भी बुरी नहीं है, इतनी बुरी नहीं है। डॉक्टर नादिर महमूद साहब वो कह रहे हैं कारकर्दगी इतनी बुरी नहीं है। दूसरा ये कि कितने दौरे किए हैं वज़ीर आज़म ने बरतानिया के निजी, मेरा ख्याल है उनका तो सरकारी भी मंसूख हो गया, वो भी ना हो सका। लेकिन बहरहाल आप इस हुकूमत की क्या कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? भाई, जो सवाल है आपका कि 10 में से कितने नंबर देंगे, वो मुझसे पहले कहने वालों ने नंबर तो नहीं दिए, तो मैं दे देता हूं। मैंने नहीं पूछे नंबर आपसे, सवाल जरूर है, लेकिन लेकिन मैं नंबर मैंने कहा जरा मंतक से बात कर लें। अच्छा। आप नंबर जरूर देते हैं, लेकिन ज्यादा दलील से बात कर लेने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, क्योंकि नंबर अगर दिए जाते हैं तो फिर नंबरों को, जिसको कहते हैं ना, उसका जवाब भी पेश करना पड़ेगा ना। डॉक्टर साहब नंबर दे दें आप। नंबर दे दे, मैं नंबर दूंगा -5। अच्छा, -5 में इसलिए दूंगा कि अगर मैं नासिर बेग चुगताई साहब यही चाह रहे थे, एनबीसी यही चाह रहे थे आपसे, यही चाह रहे थे। अच्छा, वो मैं क्यों दूंगा? अगर मैं सिफर देता तो सिफर का मतलब ये होता है कि जहां पर इन्होंने हुकूमत ली थी वहीं पर खड़ी है। अगर मैं प्लस में देता तो ये आगे गए हैं, मनफी में का मतलब ये कि पीछे गए। तो ये मैं क्यों दे रहा हूँ -5? देखिए, जो 4-5 बड़े शोबे हैं, उन 4-5 शोबों को मुख्तसरन देख लेते हैं ना, किन किन चीज़ों में हम पीछे गए हैं। तालीमी और समाजी तौर पर तो सबसे ज़्यादा पीछे गए हैं, माशी तौर पर पीछे गए हैं, सियासी तौर पर पीछे गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो दुख है वो तालीमी और समाजी तौर पे माशरे का पीछे की तरफ जाना है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए कह रहा हूँ कि तालीमी और समाजी तौर पर माशरे को आगे की तरफ जाना चाहिए, आगे देखना चाहिए। जिसको कहते हैं ना, या तो आप प्रोग्रेशन करते हैं या आप रिग्रेशन करते हैं। तो जिस तरह का तालीमी निज़ाम अभी इन्होंने मैं इसकी पहले भी बड़ी खुले आम अल्फाज में मुखालफत करता रहा हूँ, जो ये यकसा निसाब लेकर आए हैं, जो इस तरह से इन्होंने थोपने की कोशिश की है, वो कोई माशरे को आगे ले जाने वाली कोशिश नहीं है। ये मैं मुबारकबाद देता हूँ सिंध गवर्नमेंट को कि उन्होंने इसको बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि हम इसको नहीं फॉलो करेंगे। क्योंकि इसमें जो बुनियादी बातें, देखें, आपको माशरे को जदीद सोच देनी है या आपको माशरे को पसमानदा सोच देनी है। जब से ये हुकूमत आई है, खान साहब और इनके साथ जितने भी लोग हैं, वो पीटीआई में, मुझे ये लगता है कि पीटीआई के जो वुज़रा और रहनुमा है, शायद उन्होंने अरसे से कोई किताब ही नहीं पढ़ी है। उनको पता नहीं है कि जदीद सोच क्या होती है, एनलाइटमेंट क्या होती है, रोशन ख्याली क्या होती है, जदीद माशरे किस तरह से चलते हैं। अब ये कभी रहूनियत का लबादा ओढ़ लेते हैं, कभी माशरे को पीछे ले जाने की बात करते हैं, कभी कहते हैं ऐसी चीज़ें शामिल कर दो, कभी वो एर्तुगरल का हवाला देते हैं। यानी कोई भी इनमें
जदीद सोच की मुझे रमक नज़र नहीं आती। यानी वो जो ज़िया-उल हक के दौर में जो अमल शुरू हुआ था, एक तो पसमानदा तरीन सोच अपने ज़िया-उल हक के दौर में देखी थी, वो 40 साल पहले जो अमल शुरू हुआ था, उस अमल को ये और आगे पसमानदगी की तरफ, तो ये तो हो गया तालीमी और समाजी तौर पर। माशी तौर पर देखें, जहाँ पर हम खड़े हुए थे, हमारे जो ज़खायर थे ज़र मुबादला के, आप उसको देख लें। 2018 में हम $19.5 अरब थे, अब वो हम पीछे गए, 14-15 पे गए, अब कहीं जाके फिर दोबारा 17-17.5 पे आए, लेकिन फिर भी हम मैच नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जो बरामदात है वो हमारी पीछे गई है। सिर्फ मईशत की वॉल्यूम का अगर आप बात करें, हमारी जो GDP थी वो 2018 में $315 बिलियन थी, अरब डॉलर। उससे हम पीछे जाकर 260-62 तक गए, फिर हम बेहतर होके अभी भी जहां हम खड़े हुए वो $300 बिलियन की हमारी इकोनॉमी है। यानी अब भी हम 2018 से $15 बिलियन हमारी इकोनॉमी श्रिंक हुई है, पीछे गए हैं। सियासी तौर पर अगर देखें तो जो कोई भी इन्होंने सियासी लेजिस्लेशन या कानून साजी जो है वो इत्तेफाक राय से नहीं करवा पाए हैं। जो भी इन्होंने कानून साजी की है वो थोपी है, जमहूरी अमल को इन्होंने वायलेट किया है, खिलाफ वर्जी की है, उसकी रीडिंग्स नहीं करवाई, उस पर बहस मुबाहिसा पार्लियामेंट में नहीं हुआ। या तो इन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी करने की कोशिश की है, पहले सदारती ऑर्डिनेंस डालते हैं और उसके बाद उसको फिर पार्लियामेंट में ये किसी ना किसी तरह से करवा लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपके 5 पॉइंट भी आ गए और आपका -5 भी आ गया मेरे पास। मुझे आगे जाना है, मैं जाऊंगा नसीम सिद्दीकी साहब के पास। नसीम सिद्दीकी साहब, आपके पास -5 नंबर हैं डॉक्टर नादिर महमूद साहब के, और एक लंबी चार्जशीट है कि किसी भी महाज पर उन्हें 2018 के मुकाबले में ये हुकूमत पीछे ही नज़र आ रही है। मईशत हो, सियासत हो, समाजी पहलू हो, कहीं भी देख लें, वो कह रहे हैं कि ज़ीरो भी इसलिए नहीं दिया जा सकता कि अगर पिछलों के बराबर हो तो ज़ीरो दे देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, बात वही होती है कि गिलास आधा भरा हुआ है या गिलास आधा खाली है। हम कंपैरिजन पिछली हुकूमतों से इस हुकूमत के क्या करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने जब हुकूमत संभाली और अभी उनको 3 साल हुए हुकूमत करते हुए, उनका ना पहले का कोई तजुर्बा था और ना कोई PTI की हुकूमत पहले पीपल्स पार्टी की तरह या नून लीग की तरह उनका दौर गुजरा था। उनको जिन हालात में मिली उस हिसाब से जो उन्होंने चलाया, उसमें अभी अगर आप 3 साल की कारकर्दगी की बात करते हैं तो उसमें मनफी पहलू भी है, उसमें मुस्बत पहलू भी है। क्योंकि हमने जो है वो दोनों चीजें इतनी हमने तज्जिया करना है। हमने किसी सियासी जमात का कारकुन बन के जो है वो तज्जिया नहीं करना। तो अगर तज्जिया में बैलेंस करने की कोशिश करूँ तो जैसे पार्लिमानी निज़ाम 3 साल चला है वो बिल्कुल इनका अच्छी तरीके से नहीं चला, क्योंकि जो मेजर इश्यूज थे उनको कौमी असेंबली में नहीं लेके आए, उन पे डिस्कशंस नहीं हुई। इन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस लाने पे इत्तेफाक किया, जो कि एक बुरी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि अपोजिशन को साथ लेके नहीं चले, क्योंकि जब आपकी हुकूमत बन गई तो आप पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और आपको अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो अपोजिशन ने भी कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई। वो जो भी रेजिस्टेंस करना चाहती थी या उन्होंने PDM बनाया, उसमें खुद इख्तलाफात पैदा हो गए और उसका फायदा जो है वो हुकूमत को पहुंचा। अगर दूसरी तरफ आप देखा जाए तो अगर 3 साल में से तकरीबन 1.5 या पौने 2 साल तो कोरोना की वबा ने अपनी लपेट में लिया हुआ पूरी दुनिया को, और पूरी दुनिया में आपको पता है इक़्तिसादी तौर पे कितनी चीजें जो है वो पीछे की तरफ चली गई। अभी मैं खुद बाहर गया हुआ था, महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में। जो चीज वहां पे भी 1 पाउंड की थी अब 3 पाउंड की मिल रही, तो इस पे कोई भी काबू नहीं पा सका, क्योंकि मुआशी नुकसानात बहुत ज्यादा पूरी दुनिया ने उठाए। लेकिन किस तरह कोरोना की वबा को इस हुकूमत ने डील किया, स्मार्ट लॉकडाउन किए, पूरी तरह से मईशत को के पहिए को जाम नहीं किया, उससे मामला काफी बेहतरी की तरफ चलते रहे। फिर आप देखें कि ओवरसीज का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान पर हुकूमत पर ज्यादा था, उन्होंने रेमिटेंसेस की, उसकी वजह से हमें काफी सहूलत रही। उसके अलावा आप देखें कि जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को कोरोना के दौरान जो फैसिलिटीज थी उसकी वजह से एक कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में बढ़ोतरी हुई। उसके अलावा जो सनतें उसके साथ वाबस्ता थी, मैं दलाइल के साथ ही बात कर रहा हूँ, मतलब वो भी बढ़ी है। और लोगों का कहना है फैसलाबाद में जाए तो वाकई वहाँ पे काम ज्यादा है, लेकिन लोग करने वाले उनको नहीं मिल रहे। ठीक है, ठीक है। मैं आपको नंबर देने पे मजबूर भी नहीं कर रहा, आपकी दलील ही हमें काबिल कबूल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है ना, मैं खालिद जमील साहब की तरफ जाऊंगा। खालिद साहब, आपने सबकी हैं
नसीम तो पाउंड मैंने खर्च इसीलिए के कहा आए ना, मैं इनको नंबर क्वारंटीना देने में। के लिए मजबूर। बाहर से आए हैं, बाहर की हवा लगी हुई है नसीम सिद्दीकी साहब को इस लगी वक्त। हुई है। लेकिन खालिद जमील साहब लगी हुई है। खालिद जमील साहब, आपने सबकी बात सुनी है। जो कारकर्दगी को बेहतर भी बता रहे हैं मेरे दोस्त का, वो भी साथ साथ कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, माशी तौर पे वो भी मुतमिन नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि कोरोना में बेहतर हो गए, हमारे यहाँ अमवात की शरह वो ना रही, हमने कोविड कंट्रोल कर लिया, एक कारकर्दगी। लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं है कि को बहुत मुतमिन मेरे सारे दोस्त इस कारकर्दगी से नज़र आए। आपको ये कैसे लगता है? देखिए, मेरी राय 50-50 है कि 3-4 एरियाज़ होते हैं किसी भी हुकूमत का जायज़ा लेने के लिए। एक, आप देखते हैं कि पॉलिटिकल गवर्नेंस उनकी कैसी है, इकोनॉमिक गवर्नेंस कैसी है, सोशल गवर्नेंस कैसी है। तो इन हालात में अगर हम देखें तो सबसे पहले सियासी एतबार से इन्होंने बहुत ताख़ीर की है अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने में। ये शुरू में ही जो पॉलिटिकल एजेंडा लेकर आए थे, जिस बुनियाद के ऊपर हुकूमत में आए, इनका जो मंशूर था उसके ऊपर जो रिफॉर्म्स करनी चाहिए थी, इनको स्टार्ट में ही उसके ऊपर काम शुरू करना चाहिए था। और उस पर कोई हर्ज नहीं था इमरान खान साहब को भी कि एक आप आल पार्टी कॉन्फ्रेंस या पार्लिमानी पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला लेते जिसके अंदर तमाम पार्लिमानी लीडर्स को बुलाते और उनके ऊपर अपना एजेंडा सामने रखते कि हमें आपके तावन की जरूरत है, फलां वो तो अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते हैं। वो उन्होंने बताया कि अभी आगे तीसरे साल वो पब्लिक गैदरिंग के अंदर, फोरम्स के ऊपर, टीवी के ऊपर भी जब कौम से बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं जी मैं पेशकश करता हूँ अपोजिशन को आए बैठें इस चीज़ पे बात करें। तो ये स्टार्ट में करते तो ज़्यादा बेहतर था। इकनॉमिक इशूज़ के ऊपर देखें, 3-4 एरियाज़ बड़े स्पेसिफिक होते हैं जब आप किसी भी मुल्क की मीशत को जायज़ा लेना होता है ना। मेरा ख्याल है इसके अंदर कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे इन्होंने ग्रो किया है। जब 2017-18 को और फिर अब 2013-14 का भी डाटा को देखें, सिर्फ 2017 के साथ देखें, 2013-14 की निस्बत ये इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बेहतर है। 2017-18 की निस्बत कुछ एरियाज़ में ये वीक हैं, कुछ एरियाज़ में इन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप GDP ग्रोथ देखेंगे या एग्रीकल्चर सेक्टर देखेंगे या सर्विसेज सेक्टर देखेंगे और इंडस्ट्री सेक्टर देखेंगे तो आप इसको फिर नज़र आएगा कि आप 2013-14 से ये बेहतर है, 2017-18 के कहीं कहीं करीब है, कहीं कहीं पीछे हैं। 5% ग्रोथ रेट था 2017-18 में, अभी 3.49 या आप 4% कह लें। आपको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो बड़ी इंडस्ट्री होती है वो इस वक्त 2013-17 और 2017-18 दोनों से ज़्यादा ग्रोथ पे है, इस वक्त तकरीबन 7% के ऊपर है और ये 6% और 4% थी 2013-14 और 2017-18 के अंदर। आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलमोस्ट वही है जो 2017-18 में था, लेकिन 2013-14 की निस्बत एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ इस वक्त भी ज़्यादा है। आप सोशल सेक्टर के अंदर, अच्छा पहले आप फाइनेंशियल सेक्टर को देख लेते हैं, आपकी रेमिटेंसेस देख लें, आप फॉरेन रिजर्व्स देख लें, इनके अंदर रिकॉर्ड इजाफा हुआ है इस वक्त भी। चाहे आप 2007 की निस्बत मुशर्रफ दौर में चले जाएं, 2013 में चले जाएं, 2017 में चले जाएं, तीनों से ये सेक्टर आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। सोशल सेक्टर के अंदर जो आपकी एजुकेशन है, हेल्थ है, आपकी बेरोज़गारी है, आपकी इन्फ्लेशन है, इसके ऊपर डाटा वेरी कर रहा है। एजुकेशन सेक्टर जो है कि आपका ऑलमोस्ट 2.1 2.3 था 2013-14, 2017-18, इस वक्त जो है कि वो 2.3 है। इसके अंदर कोई ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये वहीं खड़ा है। हेल्थ सेक्टर के अंदर जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो 0.5% थी जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में, 0.45% थी मियाँ साहब के दौरे हुकूमत में, इस वक्त 1.1% है। ऑलमोस्ट 1% ऑफ GDP इसके अंदर जो है इजाफा हुआ है हेल्थ सेक्टर के अंदर। आपने KP में, पंजाब के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आए हैं, सिंध के अंदर लेके जा रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर लेके जा रहे हैं, तो वो नज़र आ रहे हैं। जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के अंदर जो है कि ये 2013-14 से अगर आप कंपैरिजन करेंगे, 2007 से 2013-14 का 5 साल का दौर, तो ये ऑलमोस्ट उसी लेवल के ऊपर है जहाँ पीपल्स पार्टी के दौर में इन्फ्लेशन थी। हाँ, नून लीग के दौरे हुकूमत में इसको 5% तक लेकर आए थे और 2017-18 में ये 5% थी, उसकी निस्बत इस वक्त ये 8.5-8.7% के ऊपर है। ये डबल डिजिट के अंदर चली गई थी जो नहीं जाना चाहिए था। इसके ऊपर इन्होंने अभी काम करना शुरू किया है। और सबसे आखिरी बात जो करना चाहूँगा वो ये है कि देखें, जो पहला साल जो इनका डाउनफॉल हुआ था इकॉनमी का, आप अगर फॉरेन लोन को देखें, लोकल लोन को देखें, रीपेमेंट्स को देखें, नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत 5 साल में एवरेज जो है $5 अरब हम रीपे कर रहे थे। उससे पहले 5 सालों में भी तकरीबन हम जो है कि 5 साढ़े 5, तो ये 5 से 6 अरब के दरमियान रहा। आपने 2019 में, 2020 में $11 अरब, $12 अरब वापस किया है। इसलिए आपकी इकॉनमी को ये जो शॉक बज़ाहिर एक शॉक लगा था, लेकिन दुनिया की तमाम इकॉनमी डिक्लाइन है। इंडिया की देख लें, बाकी दुनिया की देख लें कि आपकी पिछले 2 सालों के अंदर पाकिस्तान ने रिकवर किया। उसकी वजह ये थी कि आपने जो 2018-19 में कुर्बानी दी, आपने अपने बर्डन को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया, उसके रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि अगले 1-2 साल जो होंगे, जैसे चुगताई साहब कह रहे थे कि वो पोलिटिकली
बजट होगा और उसके अंदर स्पेंडिंग आपको नजर आ रही होगी। खालिद जमील साहब बहुत शुक्रिया आपके। मैं असल में मैंने 3-2 से फैसला हो गया। मैं एक बात कहना चाह रहा था। 3-2 के फैसले को भी मानता हूँ। एनबीसी भी बात करना चाह रहे हैं, डॉक्टर नाजिर भी बात करना चाह रहे हैं। एनबीसी अब आपने बात करनी है तो आपने नंबर भी साथ देने हैं, क्योंकि नाजिर साहब ने भी दिए हैं और बाकियों ने भी दिए हैं। बात भी कर लें, फिर मैं डॉक्टर नाजिर साहब की तरफ भी आऊँगा, वो भी बात करना चाह रहे हैं। मैं +1 दूंगा, बहुत फैयाजी के साथ दूंगा आपको, ठीक है, और फैयाजी के साथ दे रहा हूँ, बहुत ठीक है, रायत देकर। देखिए, मैं इदारा शुमारियात के जो अदाद शुमार हैं उनमें नहीं पढ़ता। मैंने गुलाम इस्हाक खान का बजट सुना है, वो भी यही करते थे, इतना हुआ, इतना इन्फ्लेशन कम हो गया, इतना बढ़ गया, इतना। ये सब ढकोसले हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है? बेरोजगारी है, महंगाई है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। नया पाकिस्तान फ्लैट या अपार्टमेंट या मकानात का जो प्रोजेक्ट है वो आपका उठ नहीं पा रहा। बैंक लोन देने को तैयार नहीं हो रहा है। लोगों के पास गारंटी के लिए कोई चीज़ नहीं है। आप जितनी भी रियायत दें, 2 महीने की अगर किस्तें दी आपने तो मकान गया आपका वो। तो ये खतरनाक सूरत हाल है। जब तक आप महंगाई ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक आप बेरोज़गारी ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक आप गुड गवर्नेंस नहीं लाएंगे, गुड गवर्नेंस जब तक नहीं लाएंगे आपका कोई मसला नहीं होगा। बैड गवर्नेंस जहाँ चाहे उठा के मुझे बता दें, इंक्लूडिंग सिंध, सारे सूबों में बुरी गवर्नेंस है। ठीक है, आज़ाद कश्मीर में बुरी है, गिलगित बल्तिस्तान में बुरी है। डॉक्टर नाजिर साहब जी, ठीक है, एनबीसी आपका पॉइंट आ गया, +1 भी आ गया, पॉइंट आ गया। डॉक्टर नाजिर साहब, अब तो मामला हुकूमत के हक की तरफ जाता नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है 3-2 से 4-1 हो गया। जी डॉक्टर साहब, देखें, जो हमें जो मवाजना करना होगा तो वो ज़ाहिर है हम 2013 से या 2008-9 से हम नहीं कर सकते। मवाजना हमें 2018 से ही करना होगा कि जब इन्होंने हुकूमत को लिया, जब इनकी हुकूमत आई। एक जो रेमिटेंसेस के बारे में बात की जाती है, देखिए रेमिटेंसेस में इजाफा होने की बुनियादी वजह यह है कि हमारे सर के ऊपर FATF का डंडा लटका हुआ है। हमने जो है वो गैर कानूनी तरीके से जो पैसे इधर उधर आते थे उसको, वो भी हमने बसत मजबूरी हमें करना पड़ा है, वरना उसकी हमें सजा मिलती। अच्छा इक़दाम हो गया, हमें सजा मिलती। तो एक बात तो ये, और रेमिटेंसेस का आना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मेरे भाई ने मुझे पैसे भेज दिया और मैं खुश हो जाऊं कि जी मेरी माशी हालत बेहतर हो गई। भाई मैंने खुद क्या किया है? मुझे तो ये दिखाना है कि मेरी अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी है, नहीं बढ़ी है, मैंने एक्सपोर्ट बढ़ाई है या नहीं बढ़ाई है, तब मैं खुश हूँगा। मेरे भाई के पैसे देने से तो मैं खुश नहीं हो सकता, बुनियादी बात। दूसरी बात यह कि जो इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम UNDP का जो इंडेक्स है उसमें हम ह्यूमन यानी इंसानी तरक्की के हवाले से हम 150वें दर्जे पर थे 2018 में। आज हम 152 पे हैं, यानी हम 2 दर्जा नीचे गए हैं। एनबीसी नहीं मानते। अच्छा, फिर जो इसके अलावा जो मीडिया, देखिए मीडिया फ्रीडम के हवाले से पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम के हवाले से बदतरीन मुल्कों में शुमार होता है। सहाफियों को उठाना, धमकियां देना। डॉक्टर साहब बात आ गई आपकी, डॉक्टर साहब आ गई बात, आपकी बात आ गई। मुझे अगले टॉपिक की तरफ जाना है। सब मेरे दोस्तों ने, सब तज्जिया निगारों ने, एनालिस्ट ने अपनी अपनी राय का खुल के इजहार किया है। हुकूमत की मनफी जो कारकर्दगी है वो भी सामने लाए हैं, मुस्बत कारकर्दगी भी सामने लाए हैं। माशी लिहाज से ज़रूर चैलेंजेस हैं इस गवर्नमेंट को, और दीगर महाजों पर पॉलिटिकल बैटल फील्ड पर भी चैलेंजेस हैं। कुछ पॉलिसीज़ की तब्दीली की तरफ सब ने इशारा किया है। बहरहाल इस बहस का मतलब कुछ ऐसा नहीं था। एक ओवरऑल आवाम की नब्ज़ पर हाथ रखने का मतलब था कि सब क्या समझते हैं, सबकी राय आ गई। अफ़गानिस्तान की तरफ जाना है मुझे, क्योंकि अफ़गानिस्तान के बगैर आजकल कोई शो मुकम्मल नहीं है। बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। तालिबान ने गुलबदीन हिकमतयार, हामिद करजई, अब्दुल्ला से मुलाकातें की हैं। उसके साथ साथ अशरफ गनी का UAE में पहुंचने की तस्दीक हो गई है। अमेरिका ने उनके एसेट्स फ्रीज कर दिए हैं। जो यहाँ पे मेरे दोस्त बात कर रहे थे कि महंगाई हो रही है, अब अफ़गानिस्तान में महंगाई की बात हो रही है, अफ़गानी करेंसी की डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, और वहाँ लोगों के बैंक अकाउंट्स में जो पड़े थे वो नहीं पहुँचे। और ये भी बात भी सामने आई है कि अफ़गानिस्तान को तो हर 15 दिन बाद कैश दिया जाता था अमेरिका की जानिब से, जो पिछले हफ्ते सैटरडे को जो पहुंचना था वो नहीं पहुंचा। इसलिए वहां के बैंक्स ड्राई हैं, उनके पास कैश फ्लो नहीं है। तालिबान रिज़र्व बैंक के पास गए हैं अफ़गानिस्तान के,
उन्होंने कहा हमारे पास कोई पैसा नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ भी तालिबान के लिए पॉलिटिकल चैलेंज से ज़्यादा इकनॉमिक चैलेंज अब उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि मुल्क में उनके जो बैंक के गवर्नर हैं उन्होंने कहा है हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है, सारे बाहर पड़े हैं। तो इस सारे मंजरनामे पर एक तरफ तालिबान पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका, कनाडा बड़े ममालिक हैं वो कह रहे हैं कि हम तालिबान को रिकग्नाइज़ करने नहीं जा रहे हैं। कनाडा ने भी ये कहा है। सिर्फ पाकिस्तान का सफारतखाना वहाँ बैठे वीज़े दे रहा है। हम 90 की तरह दोबारा अकेले ही तालिबान की और अफ़गानिस्तान की सर्विस में लगे नज़र तो नहीं आ रहे हैं। तो ये कंप्लीट मंजरनामा है अफ़गानिस्तान का इस वक्त। हम बात कर रहे हैं, दुनिया क्या बात कर रही है। सिक्योरिटी काउंसिल में हमें नहीं बैठने दिया गया, हमारी ख्वाहिश के बावजूद। हालांकि अगर हमारे दोस्त चीन और रूस चाहते तो हम आ भी सकते थे, उनके पास वीटो पावर भी थी। तो इस सब पर हम बात करेंगे। मैं गुफ्तगू फिर नासिर बेग चुगताई साहब से ही शुरू करूँगा। चुगताई साहब, आप ये सारा मंजरनामा मैंने आपके सामने रखा है। तालिबान ने कहा है हम बदल गए हैं, कुछ ख़वातीन नज़र भी आ रही हैं सड़कों पर, लेकिन ऐसा भी नज़र आया है कि लोगों ने जलालाबाद में पुराना अफ़गानिस्तान का जो झंडा है वो तालिबान के झंडे की जगह लहराया है। कुछ ख़वातीन के एहतजाज की बात भी हुई है, कैसे देख रहे हैं इसको? अच्छा, ख़वातीन के एहतजाज पे तो कोई वायलेंस नहीं हुआ, लेकिन जलालाबाद का जो मुजाहरा है उस पर डंडे चलाए, फायरिंग वायरिंग हुई है। तो ये होगा, जाहिर सी बात है। हर इनकलाब रद्द इनकलाब आपके सामने होता है, और बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं वाली बात है। औरतें सड़कों पर जा रही हैं, दुकानें खुल रही हैं, सब्जियां फरोख्त हो रही हैं, लोग नौकरियों पे वापस आ रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वापस आ गई है, टीवी चल रहे हैं, टीवी पर ख़वातीन बैठकर इंटरव्यूज़ कर रही हैं। ये सब कुछ सूरत हाल है, और तालिबान ये बताना की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं पता उनकी नीयत क्या है, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बदल गए हैं। लेकिन आगे जाके आपको अंदाज़ा होगा वो कितने बदले हैं। उनका जो एक कलीदी जुमला है वो ये है कि तमाम हक़ूक़ हासिल होंगे ख़वातीन को और अक़लियतों को, और इस्लामी दायरा कार में रहते हुए। अब वो इस्लामी दायरा कार में रहते हुए क्या होगा, सूरत हाल क्या बनेगी। जहाँ तक बैरूनी ताल्लुक़ात का ताल्लुक़ है तो पाकिस्तान, तुर्की, चीन, रूस और ईरान के सफारतखाने वहाँ काम कर रहे हैं। हिरात में तो बहुत एक्टिव है, ईरानी कौंसलेट जनरल इस वक्त बहुत एक्टिव है और वीज़े भी जारी कर रहा है और सब कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ रूस और चीन में दौड़ लगी हुई है कि पहले कौन तस्लीम करता है। कनाडा वाहिद मुल्क है जिसने मना किया है, अमेरिका ने मना नहीं किया। कनाडा वाहिद मुल्क है जिसने मना किया हम तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि बिलजबर कब्जा हुआ है। ये यूरोपीय यूनियन की क्लॉज है कि अगर कहीं पर बिलजबर कब्जा हो तो उस पर उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने कहा है कि हम देखेंगे कि इनका तरीक़ाकार क्या है, रवैया क्या है, कौन है, क्या चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता, अमेरिका को नहीं मालूम, ये कैसे नहीं मालूम कि ये कौन है, क्या चाहते हैं, और अमेरिका क्या देखेगा। ये मुनाफिकत की बात है। जिस तरह वो गए हैं, साफ जाहिर है कि कुछ हाथ मिला के गए, खुदा हाफिज़ कह के गए, ऐसे नहीं चले गए वो। मेरा ख्याल ये है कि आने वाले वक्त में आप बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि इकनॉमी एक बड़ा चैलेंज होगा तालिबान के लिए। इकनॉमी और पंशेरवादी से बगावत होगी, और बाकी मुल्क में इकनॉमी और रोज़गार ये सब चीज़ें, क्योंकि अमेरिका तनख्वाहें देता था फ़ौज को, फ़ौज मेल्ट डाउन हो गई, सरकारी अफसरों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, तो यकीन तो आप पे एक हंगामा होगा, बलवा होगा। लेकिन क्या रूस और चीन हेल्प कर सकेंगे? मेरा ख्याल है इतनी नहीं कर पाएंगे जितनी उनको ज़रूरत होगी। तो कोई रास्ता निकालना होगा। और मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है यूएनओ की रेजोल्यूशन से भी, यूएनओ की डिबेट से भी, जहाँ हम नहीं थे, जहाँ हमको दाखिल नहीं होने दिया गया, 2 बार दाखिल नहीं होने दिया गया, कि वो उन्होंने मजम्मत नहीं की तालिबान की, उन्होंने कंडेम नहीं किया, उन्होंने इनकार नहीं किया हुकूमत से। उन्होंने कहा कि ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। इंसानी हकूक़ की बात की, तुमने पहले ही बात की थी कि वो इंसानी हकूक़ की बात करेंगे, और बात करके उन्होंने अपने आप को वाइंड अप कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि तालिबान को भी ना विन विन गेम है, ना लॉस हो रहा है, लेकिन उनको अपने आप को साबित करना होगा पॉलिटिकली और फाइनेंशियली और इकनॉमिकली वो कहाँ खड़े हुए। खालिद जमील साहब, मुल्ला गनी बरादर जिस जहाज़ में कतर से कंधार पहुँचे हैं वो अमेरिका का जहाज़ था जो उन्हें ख़ुसूसी तौर पे दिया गया कंधार आने के लिए अपने साथियों के साथ, लेकिन साथ साथ अमेरिका ये भी कहता है कि हमें उन पर एतबार नहीं है। काबुल एयरपोर्ट भी अमेरिका के कब्ज़े में है विड्रॉल के लिए, सबके इनखला के लिए। तालिबान उसमें भी रुकावट नहीं डाल रहे। कहीं ना कहीं हमें उन्हें अमेरिका की और तालिबान की अंडरस्टैंडिंग भी नज़र आती है,
और कहीं कहीं हमें अमेरिका ये कहता भी नज़र आता है कि मैं $9 बिलियन के रिज़र्व तालिबान को नहीं दूंगा, हम तस्लीम नहीं करेंगे। तो ये आपको क्या मिक्स एंड मैच नज़र आ रहा है? कहीं जहाज़ ये भी जा रहे हैं और कहीं पैसे रोके भी जा रहे हैं। देखिए, चुगताई साहब ने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है कि ये कोई हवा से उड़कर तालिबान नहीं आ गए। आप देखें कि दोहा के अंदर मुज़ाकरात किसके साथ चल रहे थे, एग्रीमेंट किसके साथ हुआ, इनखला का जो रास्ता मिला तमाम इत्तेहादी अफवाज को, वो कोई अशरफ गनी साहब ने तो नहीं रास्ता दिया था, वो तो तालिबान के साथ नेगोशिएशन हुई थी और एग्रीमेंट भी तालिबान के साथ हुआ था। और अभी भी जब बार बार याद दहानी कराई जा रही है मुआहदे की, तो वो दोहा मुआहदे की याद दहानी कराई जा रही है तालिबान को कि आप 31 अगस्त तक ये ना करें, ये ना करें, ये ना करें, हमें जाने दें। तो अमेरिकन जो है कि वो सेफ पैसेज मांग रहे हैं कि 31 अगस्त तक उनके तमाम भी अगर डिप्लोमेटिक स्टाफ है या मिलिट्री पर्सनल्स हैं या बाकी जो शहरी हैं, वो उनको महफूज तरीके से यहाँ से निकाला जा सके, उसके बाद देखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि वेस्टर्न वर्ल्ड, अभी सिर्फ कनाडा ने सिर्फ खुलेआम कहा है कि हम तस्लीम नहीं कर रहे, बाकी सारी की सारी वेस्टर्न वर्ल्ड ये कह रही है कि हम इनको देख रहे हैं, अगर ये किया, ये किया, ये किया, ये किया तो फिर ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो तालिबान ये कह रहे हैं कि हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम मुशावरत कर रहे हैं, मुशावरत चल भी रही है, वहाँ से आपको पिक्चर्स, वीडियो, मनाजर भी आ रहे हैं कि फ़लाँ 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 कायदीन फ़लाँ 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 लोगों से मिल रहे हैं। पाकिस्तान भी यही कर रहा है, चीन और जो रूस है वो भी यही कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि 2-4 दिनों के अंदर जब सूरत हाल वाज़े होगी और मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर भी जो हैं कि वो कंधार से काबुल आते हैं और फिर कोई अबूरी सेटअप अगर बनाते हैं और उसके अंदर इंक्लूसिव गवर्नमेंट का एलिमेंट होता है, तो फिर कोई रीज़न नहीं होगी दुनिया के लिए उनको कबूल ना करने की, क्योंकि जिस मुआहदे के तहत नेटो अफवाज यहाँ से बाहर निकली हैं, उसी मुआहदे के तहत जो है कि तालिबान, मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग के तहत ये सारा कुछ हुआ है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि एक इंटेलिजेंस फेलियर ज़रूर था। इंटरनेशनल जितनी भी बड़ी ताकतें यहाँ पे बैठी हुई थी अफगानिस्तान के अंदर, उनका ये ख्याल था कि शायद ये 3-1 महीने लग जाएंगे, ये 3 हफ्ते भी नहीं लगे, उससे पहले सारा काम हो गया। और दूसरा, इंटरनली अफगानिस्तान के अंदर जो सारा का सारा फेलियर था, मेरा ख्याल है कि वहाँ का जो पूरा का पूरा गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर था, इंक्लूडिंग जो मिलिट्री स्ट्रक्चर था, वो सारा का सारा बैरूनी ताकतों के ऊपर इन्हिसार कर रहा था, खा वो नेटो हो, खा वो जो इंडियन लॉबी का वहाँ पे जो असर रसूख बहुत ज़्यादा था। तो इंटेलिजेंस जो अफगानिस्तान की अपनी इंटेलिजेंस थी और जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर था, वो सारा का सारा डिपेंड कर रहा था इंडियन इंटेलिजेंस के ऊपर, और उसने बिल्कुल उसको एक्सपोज करके रख दिया विद इन 2 वीक्स के वो क्या उनकी सोच थी या क्या वो करना चाहते थे। तो ये नाकामी जो है इस एतबार से भी हुई। अब ये देखना होगा कि वे फॉरवर्ड क्या है। मेरा ख्याल है वे फॉरवर्ड यही है, जो पाकिस्तान पिछले 2-3 सालों से मुसलसल यही बात कर रहा था कि फ़ौजी हल नहीं है, इंक्लूसिव हल है, अफ़गान ओन्ड हो, अफ़गान लेड हो, उसकी तरफ मामला जा रहे हैं। और अगर इस तरफ मामला जाते हैं तो फिर इनका जो सबसे बड़ा इकनॉमिक चैलेंज है, जो सोशल वहाँ की सारी लाइफ को वापस लेकर आना है, उसमें मुझे ये लगता है कि जो ये 1 बेल्ट 1 रोड या सी पैक या इस किस्म के जितने भी रीजनल जो कोऑपरेशन के एग्रीमेंट और जो ट्रेड के हवाले से इनिशिएटिव्स हैं, वो सारे के सारे अफगानिस्तान के जो बोटल नेक बना हुआ था कि ना सेंट्रल एशियन स्टेट जो है कि सिर्फ साउथ एशिया के साथ कनेक्टिविटी हो रही थी, ना चाइना की इस अफगानिस्तान के रास्ते से फिर आगे पाकिस्तान का रास्ता उसको मिल गया था। तो वो कनेक्टिविटी अगर बहाल होगी तो मेरा ख्याल है कि जो इकनॉमिक चैलेंजेस हैं अफगानिस्तान के अंदर, पीस हुआ और ये कनेक्टिविटी बहाल होगी, ट्रेड लिंक्स बहाल हो गए, इकनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ गया इस तमाम रीजन के अंदर, तो मेरा ख्याल है उस इशू के ऊपर भी जो है कि ये काबू पाया जा सकेगा। अतर काज़मी साहब, अमर सालेह साहब ने कहा है कि अफगानिस्तान के आइन के तहत नायब सदर ही सदर होता है सदर के जाने के बाद, और ताजिकिस्तान की एम्बेसी में उन्होंने अपनी तस्वीर भी सदर के तौर पर लगा ली है। और नासिर बेग चुगताई साहब ने भी पंजशेर का जिक्र किया कि वहाँ से मुज़ाहमत होगी। आज वीडियोज़ भी आई हैं वहाँ मुज़ाहमती फ़ौज की तैयारी की। आप इसको कैसे देख रहे हैं? जी, मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आ गया कि जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ की हुकूमत ख़त्म होने वाली थी तो उस वक्त रफ़ीक तारड़ साहब ने कहा कि इस मुल्क का आइनी सदर अभी भी मैं ही हूँ। तो अमर अल्लाह सालेह साहब की भी वही हालत है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं इस वक्त सदर हूँ। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान जो कह रहा था गुज़िश्ता 20 सालों से, वो अब सबको समझ आनी शुरू हुई है। हमारे मुल्क के अंदर भी जो नाकदीन थे और मुल्क से बाहर भी जो नाकदीन थे, अब उनको थोड़े सा अपना भी जो है ना तनकीदी जायज़ा लेना चाहिए कि हम क्या कह रहे थे। वो अशरफ गनी, उसको हम मोतबर बना के पेश करते थे, उसके हवाले से हम ये कहते थे कि UN के अंदर हमें मीटिंग के अंदर नहीं आने दिया गया, इसलिए कि वो अशरफ गनी की हुकूमत और इंडिया ने मिल के वो मीटिंग बुलाई थी, इंडिया वहाँ पे सदारत कर रहा था। हालत ये है कि कल रात को 3
जो हैं हुक्मरानों के फ़ोन आए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कनाडा से भी फ़ोन आया, जर्मनी से भी फ़ोन आया, बरतानिया से भी फ़ोन आया। अगर पाकिस्तान इतना इररेलेवेंट होता तो आज सारे पाकिस्तान को क्यों फ़ोन कर रहे होते? तो ये सारी चीज़ें हमें उस तनाजुर में देखनी चाहिए जो वहाँ पे हो रहा है। और जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक है, यकीनन तालिबान ये पहले वाले तालिबान नहीं है। पहले वाले तालिबान की तो हमने कभी तस्वीर भी नहीं देखी थी, आज तक हमें कभी मुल्ला उमर की सही तस्वीर नज़र नहीं आई। अब तो वो तालिबान हैं जो अपनी सेल्फियाँ लेके वहाँ पे लगा रहे हैं, वो वहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं, और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आलमी बरादरी के लिए भी जो मैसेज देना था वो मैसेज दे दिया। लेकिन जितनी हजीमत वहाँ पे आलमी बरादरी खुसूसन अमेरिका और उसके इत्तेहादियों और उसके साथ साथ भारत को उठानी पड़ी है, हालत ये है कि वहाँ से जिस तरीके से भारत का सफारती अमला उसको वहाँ से निकाला गया, और तमाम जितने भी कौंसलेट थे उनके वो तमाम इस वक्त बंद हो चुके हैं। और ये वो मुल्क है जिसने वहाँ पे अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन खर्च किस चीज़ के ऊपर किए? खर्च किस चीज़ पे किए कि उन्होंने अफ़गानों से दोस्ती करने की कोशिश नहीं की। उनकी भरपूर ये कोशिश थी कि वहाँ पे जो रजीम थी और उसके अंदर जो नस्ल परस्त लोग थे उनको पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाया जाए और पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवाई जाए। तो ये दुनिया के लिए भी सबक है कि अगर आप जाके वहाँ पे नेशन बिल्डिंग करते और सही तरीके से करते तो ये सूरत हाल ना होती, और यकीनन फिर अब जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। और डॉक्टर नादिर महमूद साहब, ठीक, डॉक्टर नादिर महमूद साहब, सवाल यह है कि एक तरफ हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ नहीं पा रहे, दूसरी तरफ पूरी दुनिया हमसे ही बात कर रही है। तमाम अहम ममालिक के लोग अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। अगर हमें सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं भी बिठाया, इंडिया ने वो सदर था, तो अगर दुनिया हमारे साथ बात कर रही है तो फिर पाकिस्तान के लिए कोई तन्हाई वाला मामला तो नहीं है। और तालिबान भी ठीक ट्रैक पे जा रहे हैं और पाकिस्तान भी ठीक ट्रैक पे जा रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक तो मैं नहीं कहूँगा। बहरहाल वो तन्हाई थोड़ी बहुत ज़रूर कम हुई है कि हमारी जो अहमियत है जो हम चाहते हैं और जिस पे हम जो बड़े खुश भी होते हैं कि जी लोग हमें हम समझे, जो हम पिछले 40 साल से फ्रंट लाइन स्टेट बनकर बहुत खुश होते हैं। बेशक उसका हमें जितना भी नुकसान उठाना पड़े मुल्की तौर पर, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम फ्रंट लाइन स्टेट बने रहें और दुनिया हमें पूछती रहे। बेशक उसके नतीजे में हमें 60-70 लाख लोगों की कुर्बानी देनी पड़े, वो गैर अहम हो जाती है बात। अब जो इनकी यकीन दहानियाँ हैं दुनिया को इन्होंने की है, देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने 3 बातें की हैं। एक तो इन्होंने कहा कि जी हम जो पुराने लोगों थे उनको सबको हम आम माफ़ी का ऐलान करते हैं। दूसरे उन्होंने ये कहा कि हम ख़वातीन को जो है वो आज़ादाना तौर पर निकलने की और काम करने की इजाज़त होगी। और तीसरा उन्होंने ये कहा है कि हम वसीउल बुनियाद हुकूमत कायम करेंगे। तो ये तीनों बातें बज़ाहिर तो बड़ी अच्छी मालूम होती हैं। और पहली बात तो बिल्कुल यही है कि इन्होंने अभी तक जो है वो बड़े पैमाने पर मुखालिफिन को निशाना नहीं बनाया है, मारा नहीं। कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं आ रही कि इन्होंने जैसे पहले किया था कि नजीबुल्लाह की लाश जो है वो तालिबान ने यूएन के कंपाउंड में घुस कर निकाल के जो है वो लटका दी थी। इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आ रही। दूसरी जो ख़वातीन के बारे में बात है, ये अब देखना पड़ेगा कि आगे ये इस पे कायम रहते हैं या नहीं रहते, क्योंकि मसला यही है कि जो मरकज़ी क़यादत है वो बेशक कहती रहे जो इनका पूरे मुल्क में जो स्ट्रक्चर होगा, देखिए नेशन बिल्डिंग या स्टेट बिल्डिंग तो हुई नहीं है ना, उनके पास अब पैसा है। जैसे कहा गया कि स्टेट जहाँ का जो रियासती बैंक है उसके पास पैसा नहीं है, तो ये कैसे चलाएंगे? ये एक असल बात है कि वो चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। तीसरी बात जो वसीउल बुनियाद हुकूमत की है उसको भी देखना पड़ेगा कि ये होता यही है आमतौर पे कि शुरू में बात करते हैं कि हम इसको शामिल कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये मेरा ख्याल है कि एक थियोक्रेटिक डिक्टेटरशिप की तरफ ही जाएंगे जिसका इनको नुकसान होगा। नसीम सिद्दीकी साहब, हमने देखा आज बरतानवी पार्लियामेंट का छुट्टी में भी इजलास बुलाया गया अफगानिस्तान पर, और पाकिस्तान में भी पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का अपोजिशन मुतालबा कर रही है, लेकिन हुकूमत नहीं बुला रही है। आप ये देख रहे हैं कि दुनिया का रिस्पांस भी और पाकिस्तान का भी, आप इस पर क्या कहेंगे? मुजम्मिल साहब, ये देखें कि अमेरिका के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। 20 साल आप वहाँ पे बैठे रहे, आपके साथ नेटो फोर्सेस थी, दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आया। आप जब छोड़ के गए तो आप तो ये कह रहे हैं कि ये अपसेट है। इसका मतलब है कि कोई पाकिस्तान को दुनिया अहमियत दे या ना दे, लेकिन डॉक्ट्राइन जो है वो पाकिस्तान की ही कामयाब हुई है। जो पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी शुरू से बनाई थी और आखिरी दिन तक बनाई रही है, उसी से कामयाबी भी मिली है। और उसी की वजह से आप देखें कि जो तालिबान का इस वक्त रवैया है वो बहुत चेंज है, क्योंकि दुनिया ने असल में जो चीज़ देखनी है वो ह्यूमन राइट्स देखने हैं।
और इस वक्त तालिबान जो है वो ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कोई कत्लो गारत नहीं की, कोई लूट मार नहीं की, उन्होंने ख़वातीन के साथ कोई ऐसा सलूक नहीं किया, बल्कि आज आपने देखा कि जो ख़वातीन उनके खिलाफ एहतजाज कर रही थी तालिबान के खिलाफ, तालिबान ने उनकी हिफाजत की, तालिबान वहाँ पे मौजूद थे और वो उनकी हिफाजत पे मामूर थे। तो ये देखें कि अगर वो ये बदला हुआ रवैया अपना इसी तरह रखते हैं आने वाले दिनों में भी, और जो पूरी हुकूमत आती है उसमें मज़ीद स्टेक होल्डर्स को भी शामिल करते हैं, तो बिल्कुल दुनिया उनको तस्लीम करेगी, क्योंकि दुनिया यही देखना चाहती है कि वहाँ पे एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट आ जाए। और अगर तालिबान का यही रवैया रहा, क्योंकि इकोनॉमिकली उन्हें पता है कि वो बहुत ज़्यादा वीक है और पहले जो जंग वो लड़ चुके हैं उससे जो उन्होंने नुकसान उठाया, 40 साल से अफगानिस्तान जंग की हालत में है और 20 साल से तो तालिबान ने भी देख लिया कि उनके साथ जो मामला चल रहे थे, तो अब मेरे ख्याल से वो उस रवैये की तरफ नहीं जाएंगे जिस रवैये की वजह से उन पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगा था। अब वो एक बेहतर अपने आप को पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब। मैं चूँकि तीसरे मौजू को ज़रूर लेना चाहता था आज अपने शो में, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सबको कम इस अफ़गानिस्तान पर बात करने दी, क्योंकि अफ़गानिस्तान पर बहुत बात पिछले 2 दिनों में भी हमने की है। मीनार पाकिस्तान लाहौर ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून को हरासा करने की वीडियोज़ सामने आई हैं। कुछ जगह उस खातून की शनाख्त भी सामने आई है जो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल वो वीडियो सामने आने के बाद हुकूमत कह रही है कि हम लोगों को पकड़ेंगे। नादरा को कहा गया है लोगों को शनाख्त करके गिरफ़्तारी के लिए, लाहौर पुलिस को भी। लेकिन वाक़या हमारे समाजी रवैयों और इज्तिमाई रवैयों का आकाश भी है कि माशरा किस तरफ जा रहा है। डॉक्टर नादिर महमूद साहब, एक तो इस वाक़े का क्रिमिनल पहलू है कि ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ मॉब और इस तरह के लोग, मॉब जो हैं वो यौम आज़ादी पर एक खातून पर इस तरह हरासा करें, हम किस तरफ जा रहे हैं? बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है और ये बुनियादी तौर पर ये हमारे तालीमी और समाजी निज़ाम की नाकामी है, क्योंकि हमारा तालीमी निज़ाम इस चीज़ में नाकाम हो गया है कि हम ज़िम्मेदार शहरी तख्लीक कर सकें, बना सकें। हम अपने नौजवानों को, ख़ास तौर पे लड़कों को ये बता सकें कि ख़वातीन की इज़्ज़त किस तरह से करनी है, उनको जो है जहाँ कहीं भी हों। हमारे यहाँ ये होता है कि एक न सिर्फ ये कि स्टीयरिंग और घूरना तो अपनी जगह पर होता ही होता है, उसके अलावा अब वहाँ पर माशरा पहुँच गया है कि कोई भी खातून जो है वो अगर कहीं निकल रही है तो उस पर हुजूम जो है वो बिल्कुल इस तरह से पिल पड़ता है जैसे कि कोई शिकार उनके हाथ में आ गया है। तो ये देखें, इसकी बुनियादें जो हैं वो भी फिर मैं बात कहूँगा कि ये कम अज़ कम पिछले 40 साल का नतीजा हम भुगत रहे हैं। जब ये नारा लगाया गया औरत के बारे में, वो भी जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में था, चादर और चारदीवारी, और उस नारे का मतलब ये था, वो नारा इसलिए लगाया गया था कि चूंकि उस वक्त नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आने के लिए कोशां थी और ख़वातीन को पीछे रखना था, तो इसलिए ये कहा गया कि ख़वातीन की असल जगह जो है वो चादर और चारदीवारी है। जब चादर और चारदीवारी का नारा लगाएंगे और आप अपने आवाम में ये ठूंस देंगे लोगों के दिमागों में कि औरत की असल जगह चादर के पीछे है और चारदीवारी के अंदर है, तो जो भी औरत चादर से निकलेगी और जो घर से बाहर निकलेगी उसको तो हुजूम यही समझेगा ना। तो ये देखें, जबर जो है ये समाजी जबर की तरफ हम जा रहे हैं। एक तो सियासी जबर होता है, सियासी जबर का तो आप मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन जब पूरे माशरे में समाजी तौर पर जबर शुरू हो जाए तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो और हमारे यहाँ जो माशरे में ये हो रहा है, यही हो रहा है कि हमारा पूरा समाज उस जबरी सोच की तरफ जा रहा है जहाँ पर कोई भी ना तो हम टॉलरेशन, किसी रवादारी को हम बर्दाश्त करते हैं। तो ये सारे रवैये जो हैं हमारे, जब तक हम अपना तालीमी निज़ाम दुरुस्त नहीं करेंगे, तरबियत नहीं करेंगे, ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। खालिद जमील साहब वो कह रहे हैं कि पहले तालीमी निज़ाम ठीक करें फिर समाज और माशरा ठीक होगा, लेकिन क्या ये तो फिर कई सालों का है? फिर तो वो कह रहे हैं सरेआम फांसियां लगाएं, इनको सरेआम सजाएं दें ताकि डर और खौफ पैदा हो। जितना लंबा रोड मैप डॉक्टर साहब ने बताया है उतना टाइम नहीं है ख़वातीन को प्रोटेक्शन देने के लिए। देखिए मुजम्मिल साहब, दोनों काम करने होंगे। एक तो आपको डेटरेंस क्रिएट करना होगा, ऐसे इक़दामात को संगीन जराइम की सफ़ में शामिल करें आप, और फिर उसकी संगीन सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए। और कोई इसमें मुज़ायका नहीं है कि अगर आप पब्लिकली भी ऐसी सज़ाओं को एग्जीक्यूट कर दें ताकि लोगों में डेटरेंस कायम होगा तो वो ज़रा घबराएंगे दोबारा ऐसा करने से। ये तो होगा इमीडिएटली, ताकि आपको सोसाइटी के अंदर एक आप डेटरेंस कायम करेंगे तो लोगों का रुझान इस तरफ ज़रा कम आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अल्टीमेटली वही करना पड़ेगा जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब तक आप तालीमी निज़ाम के साथ साथ तरबियत के पहलू के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, खुदारा
इस मुल्क के अंदर तालीम पे, डिग्रियों पे बेशुमार काम हुआ, लेकिन देखें तरबियत के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा। और इस तरबियत के अंदर जो है कि सिर्फ जो है हुकूमत की जिम्मेदारी के साथ साथ जो है कि वो एक ख़ानदान की, ख़ानदानी सरबराह की, एक सोसाइटी की, माशरे की और इनफरादी जिम्मेदारियाँ हैं। और फिर दूसरी एक बात मैं जो आपको कहूँगा कि देखें कि दुनिया की जो बेस्ट इंजीनियरिंग है वो इंसान की तख्लीक है। हम कहते हैं कि अच्छा जनाब के 1400 साल पुरानी बातें हैं या फलानी है, जो सब कर ले, लेकिन आप इस दुनिया की इस वक्त भी जदीद तरीन उलूम के अंदर आप देखेंगे जितनी भी बेस्ट इंजीनियरिंग का जो शाहकार है वो इंसान है। और इंसान को तख्लीक करने वाले ने उसकी जिबिल्लत के अंदर कुछ चीज़ डाली है और फिर उसकी जिबिल्लत को राय रास्त पर लाने के लिए कुछ रहनुमा असूल मुकर्रर किए हैं। उन रहनुमा असूलों को जब हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, जो बच्चों की, लड़कों की जिम्मेदारी हैं, उनकी आंख में हया होनी चाहिए, उनकी आंख नज़र होनी चाहिए। ख्वातीन के लिए घर से बाहर जाना है तो किस अंदाज में जाना है, मर्दों के साथ बात करनी है तो किस अंदाज में बात करनी है। जब तक वो रहनुमा असूल हम नहीं सीखेंगे खुद और अपनी नस्ल को नहीं बताएंगे, अपने घर वालों को नहीं बताएंगे, तो ये ऐसे वाकयात रोज हमारे चेहरे पर जो है वो तमाचा मारते रहेंगे। NBC नासिर बेग चुगताई साहब वो कह रहे हैं कि खवातीन को भी बताना पड़ेगा कि बाहर कैसे निकलना है, मर्दों को भी समझाना पड़ेगा कि उनसे कैसे बात करनी है, सब और दोनों फ्रीकैन को समझाना पड़ेगा। मैंने कहा पहले बच्चों को पहले मर्द को बताना है कि अपनी नजर नीचे रखे। ये अल्लाह का हुक्म है कि पहले मर्द अपनी नजरें रखे। वही मेंटेलिटी है कि उसने लिबास ये पहना हुआ था। मैं कुरान की आयत का रेफरेंस दे रहा हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा उसने ये पहना नहीं पहना। नहीं, आप देखें, आप मेरी बात को बात करने दें, एनबीसी को बात करने दें, तालीम और तरबियत पर बात करने दें। ख़वातीन के साथ ये नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि ये हमारे समाज के ऊपर, ये हमारे चेहरे के ऊपर, ये हमारे तमाचा है, ये वाकयात। टाइम का मैं क्रॉस टॉक ना करें। खालिद जमील साहब, आप बात करने दें एनबीसी को। जी एनबीसी, ये मसला है ना, बात नहीं करने देंगे क्योंकि इनके असाब पे औरत सवार है। ये औरत कोई मुल्ज़िम समझते हैं। बाहर क्यों निकली थी, कपड़े कैसे पहने हुए थे, मर्द तो मशीन होता है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं मर्द तो ऐसा मैंने ऐसा नहीं कहा। बात यह है कि शर्मनाक बात यह है कि 14 अगस्त का वाक़या है और 17 को रिपोर्ट हुआ है। पंजाब हुकूमत कहाँ थी वो हुकूमत? और इसके बाद जो बयान जारी हुआ वो ये हुआ हम आखिरी हद तक जाएंगे। कौन सी आखिरी हद है यार? मोटरवे का क्या हुआ? मोटरवे केस का किस जगह पर है मोटरवे केस? ये 400 आदमी जुनूनी, ये दहशतगर्द, इसको हरासानी कह रहे हैं आप? ये हरासानी नहीं है, ये जिनसी दहशतगर्दी है। इनको आख्ता किया जाए, इनको मारा जाए, इनको वहीं दुर्रे मारे जाए, कानून में तरमीम करें आप और इनको वहीं लिटा के मीनारे पाकिस्तान पे, जहां हमने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की थी कि हम ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां इंसान आज़ाद होगा, वहां हमने औरतों को गुलाम बना दिया है। हमने औरतों को हरम में रखने के लिए खरीद लिया है। कोई औरत बाहर ना निकले, टाइमिंग मुकर्रर करेंगे आप ये कहेंगे कि वो क्यों गई इकबाल पार्क में? वो पुलिस कहाँ थी जो वहाँ होती है? आशूरा का मौका था, 14 अगस्त का मौका था, पुलिस की पलटन होती है, वो कहाँ थी? वो बेचारे जिन्होंने बचाने की कोशिश की वो तो मारे गए ना। वो बच्ची जिसको आपने टीवी पर दिखा दिया बड़े फख्र के साथ, आपकी शक्ल पर लाना तो यार, क्या आपने उसकी तस्वीर तक दिखा दी? ठीक है, आपने उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश की? ठीक है। एनबीसी क्या करते हैं आप ये लोग? आपने ये सब सुकरात की बातें कि जहन बदलो, बात ये है बुनियाद को बदलो। सियासतदान अपनी औकात में रहें, लोगों को उकसाएं नहीं। उलमा मशाइख खुतबे ना दे इस तरह के कि उसने महीन कपड़े पहने हुए थे, उसकी गलती ये थी। हमारे सियासतदान लोगों को बताएं और हमारे वालिदैन बच्चों की तरबियत करें, ये है। और औरतों को मुल्ज़िम करार ना दें आप। ठीक है। मैं नसीम सिद्दीकी साहब की तरफ जाऊंगा। नसीम सिद्दीकी साहब, आपने एनबीसी की बात सुनी। हम डिक्टेट करने वाले कौन होते हैं कि कौन क्या पहनेगा, कौन कैसे बाहर निकलेगा, किसके निकलने के क्या औकात हैं? हर आदमी आज़ाद, हर बशर आज़ाद है इस मुल्क में और अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सकता है। जी नसीम सिद्दीकी साहब। मुजम्मिल साहब, एनबीसी की 100% नहीं, मैं 1000% उनके साथ इत्तेफाक करूंगा। बात यह है कि हमारे लोगों ने यह माइंड सेट बना लिया है कि वो फौरी तौर पे औरत पे इल्ज़ाम डाल देते हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अभी मैं यूरोप से होके आ रहा हूँ, लंदन में था, वहाँ पे तो आप देखें जिस तरह औरतों ने कपड़े पहने होते हैं, वहाँ पे मर्दों की आंखें भी उठी होती हैं, लेकिन तालीम और तरबियत इस किस्म की है और कानून का इतना डर होता है कि किसी की मजाल नहीं होती कि कोई उंगली भी छू जाए। हाँ, कुछ ना कुछ इक्का दुक्का वाकया
वहाँ पे भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप मेजोरिटी में देखें तो वहाँ बिल्कुल औरत आज़ाद है, अपने मर्जी से कपड़े पहनती है और मर्द की जुर्रत नहीं होती। अभी एक सेनेटर साहिबा ने कहा कि कौम का सर शर्म से झुक गया। मैंने उनसे पूछा ट्विटर के ऊपर कि कौन सी कौम का सर शर्म से झुक गया? ये कौम नहीं किया है। जो 400 बंदा मीनारे पाकिस्तान के नीचे इकट्ठा हुआ है, ठीक है, कौम ही 74 साल बता रही है कि हम इस किस्म की। मेरे पास वक्त कम है नसीम सिद्दीकी साहब, मेरे पास वक्त कम है। मैं अतर काज़मी साहब को भी वक्त देना चाहता हूँ। जी अतर काज़मी साहब, जो आपने मीनारे पाकिस्तान पे देखा ना, वो आपकी कौम का चेहरा है। इसके आप जितना मर्जी इसके ऊपर पेंट कर लें, जो मर्जी कह लें, इसमें ये औरत का मसला नहीं है, ये आपके मर्दों का मसला है। दूसरी बात ये है कि हम माशरे की बेहतरी की बात करते हैं। एज ए सहाफ़ी मैं यहाँ पे सहाफ़त की बात करूँगा, जिसकी तरफ NBC साहब ने भी जिक्र किया। पहले नूर मुकद्दम का जब कत्ल हुआ, उसके बाद किस किस्म की सहाफ़त हुई, किस किस्म की वीडियोज़ आई। जब मोटरवे का केस हुआ, अब अगेन इस खातून के हवाले से भी इसी किस्म की वीडियोज़ आएंगी, उनकी तस्वीर सामने आएंगी रेटिंग के लिए। मैं छोटी सी आपको एक मिसाल दे दूं। पिछले दिनों बरतानिया के अंदर एक सफारतकार को, साबिक बरतानवी सफारतकार को जेल भेजा गया है, सिर्फ इस वजह से कि एक इससे जिनसी जुर्म से रिलेटेड एक मुकदमा था। उसमें जो खातून ने यह मुकदमा किया हुआ था, उनके हवाले से उन्होंने कोई ट्वीट्स की, कुछ चीज़ें लिखी, उसमें उन्होंने उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की। सिर्फ ये खदशा था कि उन पैगामात से हो सकता है कि लोग मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को जोड़ के उनकी शनाख्त कर लें। उसके ऊपर जज ने उनको जेल भेज दिया। और यहाँ पे हमारी जो सहाफत है, जितनी बदबूदार सहाफत होती है, हर इस किस्म के वाक़े के बाद बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, वक्त की कमी है बहुत। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, वक्त की कमी है। मैं आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करूँगा। आपसे अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।